नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर देव दीक्षित सॉन्ग्स। आज पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे वीडियो को लेकर आए हैं। कल वाले वीडियो में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले, वर्तमान और गवर्नर, उससे रिलेटेड निदेशक मंडल और तमाम चीज़ें, इतिहास, भारत में बैंकिंग वगैरह देख ली। आज हम देखने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम। थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखें अपना। और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। द फंक्शंस ऑफ आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, क्या क्या काम करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करती है नोट निर्गमन या करेंसी निकालने का काम करती है। जो हमारे देश में पैसा चलता है वो कौन छापता है? वो छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो सिस्टम अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है या चला रही है, जिस प्रणाली के तहत नोट छाप रही है, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से यही चली आ रही है या इसमें कुछ बदलाव हुए हैं? तो इसमें बदलाव हुआ है। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जब बना तो 1935 से 1957 तक एक प्रणाली काम करती थी नोट छापने के लिए, जिसको बोलते थे आनुपातिक आरक्षण प्रणाली या रैशनल रिजर्व सिस्टम। रैशनल रिजर्व सिस्टम या आनुपातिक आरक्षण प्रणाली से तात्पर्य था, ये 40% मैंने इसलिए लिखा है, तात्पर्य ये था कि आपको जितने भी कीमत के नोट छापने हैं उसका 40% आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ेगा। जैसे यदि आपको 1000 करोड़ रुपए के नोट छापना है, 1000 करोड़ सीआर के नोट छापना, मतलब आपको 400 करोड़ रुपए का क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी, प्रतिभूति कहां रखनी पड़ेगी, आरबीआई में, जो कि अपने आप में एक टास्क होती है। फिर आजादी के बाद 1957 में इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, खत्म। इस सिस्टम को 57 में क्या कर दिया, खत्म, और एक नया सिस्टम लेके आया जिसको कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं। ये 57 से लागू हुआ है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, 57 से लागू हुआ है। और इसमें क्या किया, 200 करोड़ की संपत्ति, इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट रख दिया सरकार ने कि यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट छापते समय 200 करोड़ रुपए की क्या है, संपत्ति है, तो वह चाहे जितने नोट छाप सकते। परंतु इस 200 करोड़ रुपए की संपत्ति में एक शर्त है कि 115 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, सोना। सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड। और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए। प्रतिभूति जब मैं आपको शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा जब जरूर बता दूंगा आपको। परिसंपत्ति होती है ऐसी कोई भी चीज जिसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिभूति या परिसंपत्ति। हम जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यानी 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, सोना, और 85 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, विदेशी परिसंपत्ति। इस विदेशी परिसंपत्ति में विदेशी मुद्रा हो सकती है, एसडीआर हो सकता है, या बिल्डिंग के कागज पत्तर भी हो सकते हैं। ये एसडीआर क्या होता है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है जो आईएमएफ जारी करती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार, ये भी विदेशी पूंजी का हिस्सा माना जाता है। जब मैं आपको आईएमएफ पढ़ाऊंगा इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एसडीआर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी वर्तमान में हम देख ले रहे हैं कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम चल रहा है, यानी कम से कम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, कितना पैसा होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो है 200 करोड़ रुपए। इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का गोल्ड, 85 करोड़ का विदेशी परिसंपत्ति, विदेशी परिसंपत्ति में विदेशी करेंसी हो सकती है और एसडीआर हो सकता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ये तो है वो सिस्टम जिसके तहत क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट छापती है। तो नोट कैसे छपते हैं? नोट छापने के लिए भारत सरकार ने एक कॉर्पोरेशन बना रखा है या एक कंपनी बना रखी है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, पूरी तरीके से कैसी है, भारत सरकार के स्वामित्व की कंपनी, मतलब 100% शेयर किसके हैं, भारत सरकार। मैंने आपको एक बार छोटा सा शेयर के बारे में बताया था कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी आता, पूरे शेयर किसके पास है, भारत सरकार के पास। अभी इस कंपनी को मिनी रत्ना का दर्जा मिला है। जब हम उद्योग पढ़ेंगे तो मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न सारा पढ़ेंगे। SPMCIL क्या है,
भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है और अभी वर्तमान में क्या है, इसको मिनी रत्ना का टैग मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। फुल फॉर्म क्या है, एसपीएम का सुप्रीम पेपर मिल नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये एक कंपनी बना रखी है सरकार ने, जिसके तहत ये क्या हो रहा है, नोट छापने का काम होता है। तो इस एसपीएमसीआईएल के 3 सेक्टर हैं, मतलब 3 यूनिट है, 1, 2 और 3 तरह की यूनिट काम करती है। इसमें एक जो प्रिंटिंग का काम करती है, नोट छापने का, दूसरी जो मिंट या टकसाल जहां सिक्के छपते हैं, सिक्के के लिए भी इसने यूनिट लगा रखी है, और तीसरा जहां पे एसपीएम है जिसमें पेपर बनता है नोट का। 3 यूनिट कौन कौन सी, प्रिंटिंग प्रेस, मिंट या टकसाल, और तीसरा जहां पेपर बनता है वो। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस देख लेते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 2 जगह, कहां कहां, एक है नासिक में और एक है देवास में। देवास के सामने मैंने 1974 इसलिए लिख दिया क्योंकि हम एमपीपीएससी भी देंगे और एमपी में ये प्री में आ सकता है क्वेश्चन कि देवास की प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुई, आया भी है। तो 1974 में देवास की प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। ये क्या करती है, नोट छापती है। और नासिक वाली भी क्या करती है, नोट छापती है। दोनों क्या काम करते हैं, एक तो नोट छापते, दूसरे स्टाम्प छापते हैं। आपने रजिस्ट्री के स्टाम्प देखे होंगे, 10 रुपए के स्टाम्प, 50 रुपए के स्टाम्प। तो ये सब कौन छापता है, भारत सरकार की एसपीएमसीआईएल की एक यूनिट है जिसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, वो देवास और नासिक वाली कंपनी है, इसको छापती है। दूसरा देखते हैं मिंट मतलब टकसाल, जहां सिक्के छपते हैं, कहां कहां, एक नोएडा में है, ये 1989 में बनी है और ये सबसे नई है। कब बनी है, 1989 में टकसाल बनी है, सबसे नई। पर कोलकाता में है, मुंबई में, हैदराबाद में। क्वेश्चन आ सकता है कहां नहीं है या इनमें से कहां है। ये चारों में क्या होते हैं, सिक्के छपते, सिंपल। और तीसरा है एसपीएम, जिसमें नोट बनाने का कागज बनता है, और ये एक ही है पूरे भारत में, जो कहां है, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद शहर में ही लगा हुआ है। और ये कब बना, 1968 में। कब बना, 1968। ये बहुत बार एमपीपीएससी में पूछा जाता है, बहुत बार एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि कहां है, होशंगाबाद में। और कब बना, 1968 में। 3 यूनिट, प्रिंटिंग प्रेस, मिंट, एसपीएम, तीनों के काम समझ में आपको आ गए। अब जब ये नोट छापती है तो नोट का क्या रहता है, तो हम छोटे छोटे फैक्चुअल चीज आपको निपटा देते हैं। सबसे पहली बात तो कि नोट पे 17 भाषाओं में क्या लिखा रहता है, नोट की लिखा रहता है। 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, कितनी लैंग्वेज में लिखा रहता है, 17 भाषा में। दूसरा, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के कौन जारी करता है, जारी करता है वित्त मंत्रालय। ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसलिए फटाफट इसको छोटे में समझा दे रहा हूँ। 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पे साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के नहीं। ये मंत्री नहीं है, कई बार कंफ्यूज है, मंत्री नहीं है, ये क्या है, सचिव है, वित्त सचिव के इस पे क्या होते हैं, साइन होते हैं। अन्य सभी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपए का साइन, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, रुपए का साइन आ गया, जो ऐसा बना रहता है, जो मैंने अभी लाल घेरे में कर दिया है। ये दिया है उदय कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जो आईआईटी के स्टूडेंट रहे थे। इनका ये साइन भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया और सभी नोटों को ये छापना चालू किया, और रुपए का स्टैंडर्ड एक साइन बना दिया, आर। ये 2 चीजों से मिलकर बना, हिंदी के रा और रोमन का आर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, किस किस चीज से मिलकर बना, हिंदी का रा है, हिंदी का रा और रोमन का आर, और फिर इसको कैसे बना दिया, ऐसे करके, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये अन्य सभी। और होमवर्क आपका ये है कि जो अभी नए नोट चले हैं, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, अभी जो वर्तमान नोट चल रहे हैं 10, 50, 100, 500 और 2000, इन पे किस किस का चित्र बना हुआ है, ये आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटरप्शन के लिए सॉरी। दूसरा काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो है सरकार के बैंक के रूप में काम करना। सरकार के बैंक के रूप में काम करने से मतलब कुछ काम ये क्या करती है, सरकार के लिए भी करती है। सरकार के लिए क्या काम करती है वो देखते हैं। सरकार का एक बजट होता है कि सरकार के पास कितना रेवेन्यू आएगा, राजस्व आएगा, कहां कहां से पैसा आएगा और वो कहां कहां खर्च करेगी। पर मान लो थोड़ी देर के लिए क्या, यदि सरकार के पास जितना पैसा आने वाला है वो उतना नहीं आ पाया जितना उनने उम्मीद की थी, तो स्कीम्स तो बन गई है और एट ए टाइम सरकार के पास क्या होगा, पैसा घट गया। सरकार के पास क्या होगा, पैसा घट गया, मतलब जो आय थी उससे ज्यादा व्यय हो गया और सरकार के पास पैसा घट गया। जब सरकार के पास यदि पैसा घट गया है तो फिर सरकार क्या करेगी, कोशिश करेगी पैसा मैनेज हो, कहीं से पैसा आ जाए। तो ये पैसा मैनेज करने का काम कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए, सरकार के लिए। इसके 2 तरीके, एक तरीका ये सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना पैसा घट रहा है उतने के नोट छाप दे। नोट छाप दे से मतलब
मान लो सरकार को 20,000 करोड़ रुपए घट गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2-2 हजार रुपए के नोट 20,000 करोड़ के छाप देगी और सरकार को दे देगी कि लो भाई ऐश करो, ये आपका काम खत्म। अब सरकार के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं, फ्री में नोट छप गए, नोट का छापने की कीमत लगी। पर सरकार ये वाला जो पैटर्न है नोट छापने वाला ये नहीं करती। हालांकि भारत में ये हुआ है, जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा है, हम इसको भी पढ़ेंगे जब आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे तब। नोट क्यों नहीं छापती है वो समझ लेते थोड़ा सा। मान लो सरकार को 20,000 करोड़ की जरूरत है और सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए आरबीआई से छपवा लिए, तो क्या होगा? सरकार ने ये नोट क्यों छपवाए हैं? सरकार ने ये पैसा मार्केट में जो जो स्कीम उन्होंने लॉन्च कर दी उसको क्या करना, लागू करने के लिए करवाया। यानी सरकार वो पैसा उन स्कीमों में लगाएगी, पुल बनाने में, रोड बनाने में, महिला बाल विकास में, मनरेगा में, या तमाम जो भी स्कीम है। अब वो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? मार्केट में। मार्केट मतलब आम आदमी के पास। और आम आदमी के पास अब क्या होगा, पहले की तुलना में पैसे की मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। नॉर्मल से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वो जितनी चीज खरीद रहा था उससे ज्यादा चीजें खरीदना चालू कर देगा, उसके पास पैसा आ जाएगा। जो आदमी रेड चिप नहीं खरीद पा रहा था वो खरीदेगा, जो आदमी कार नहीं खरीद पा रहा था वो कार खरीदेगा, जो आदमी अच्छे कपड़े नहीं खरीद पा रहा था वो कपड़े खरीदेगा। यानी जो चीजें मार्केट में है, वस्तु और सेवा, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और उसकी उपलब्धता उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है तो उसकी कीमत पर क्या हो जाती, बढ़ जाती। जैसे एक दुकान पे हमेशा डेली 2 ही समोसा बिकते थे और वो रोज 2 समोसा बनाता था, एकदम से समोसा खरीदने वालों की संख्या कितनी हो गई, 5, और उसके पास समोसा कितने हैं, 2। तो ऑब्वियस बात है अब वो समोसा महंगे में बेचेगा। तो जब सरकार एकदम से नोट छाप के मार्केट में छोड़ देती है तो उससे क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती। क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती। क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती। तो इसलिए इस महंगाई को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किसको करना है, भारत सरकार को। तो भारत सरकार के पास जब पैसों की कमी होती है तो जनरली वो नोट छापने वाला क्या करती है, पैटर्न नहीं अपनाती, कोशिश करती कि ये पैटर्न वो ना अपनाए, दूसरा पैटर्न अपना। तो दूसरा पैटर्न कौन सा था, उधार लेना, कहीं से क्या करना, उधार लेना। तो ये उधार लेने का काम कौन करता है, ये उधार लेने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए कर देती है, भारत सरकार के लिए कर देती। तो कैसे करती वो समझ ले। इसको अब मैं मिटा रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज ले लो। फिर मैं आपको बताता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, कैसे सरकार के लिए लोन का मैनेज करती है। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि ये नए जितने नोट है, 10 के नोट, 50 के नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट, इन पे किस किस चीज के साइन है, ये किस किस चीज के चित्र है और ये कहाँ कहाँ है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ रखा है कि 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट में क्या क्या है, वो कहाँ है, कब है और क्यों है, क्यों प्रसिद्ध है, ये सब चीज आपको कमेंट में देना है। अब मैं आपको बता रहा था ट्रेजरी बिल, यानी अब भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता है और पैसा कौन जुगाड़ रहा है उसके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राजकोषीय बिल जारी करेगी। ऐसे बिल, राजकोषीय बिल, इसके लिए जारी कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगी। किसके लिए, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल जारी करेगी। अब ये सब समझने वाली चीजें हैं, बोर्ड पे नहीं मैं बोलते जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ के सीआर के क्या किए, ट्रेजरी बिल जारी किए। खरीदेगा कौन, अब 1000 करोड़ के हैं तो खरीदेगी या तो बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मैं इसको लिखते रहा हूं वित्तीय संस्थान, कोई जो वित्त से संबंधित काम करता हो उस खरीदेगा, क्योंकि बड़े बड़ी रकम आम आदमी खरीदने से रहा, दो में से कोई चीज खरीदेगा। यानी जब ये ट्रेजरी बिल किसके पास आएगा, ट्रेजरी बिल आ गया बैंक के पास, और बैंक का पैसा क्या होगा, बैंक का पैसा किसके पास जाएगा, बैंक का पैसा यहां से चला जाएगा किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो कॉमन सेंस की बात। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को कुछ देगी तो बैंक उसके बदले में उसको क्या करेगी, पैसा देगी। तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। पैसा कहाँ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो क्या ये बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पैसा ऐसे ही दे देगी फ्री में,
उसके बदले में कोई लोन, उसके बदले में कोई ब्याज नहीं लेगी। तो इस पैसे पे क्या होगा, आरबीआई को, बैंक को लेना पड़ेगा। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई देगी किसको, इंटरेस्ट या ब्याज देगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे, जो ब्याज देगी, ब्याज को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका इसको याद करने का बताता हूं। रिवर्स मतलब क्या, इतने में बस आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। बस एक ही कोई कंसेप्ट याद रखे जो मैं बताता हूं, या आपको पहले से याद हो तो आप दिमाग ना लगाएं। रिवर्स मतलब क्या, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम बैंकों को पैसा देती है और उनसे ब्याज लेती है। मेन काम तो उसका यही है, जिसको पैसा चाहिए ले लो, उसके बदले में ब्याज दे दो। पर यहां हो रहा है उल्टा। कैसा हो रहा है, रिवर्स। कैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा ले रही है और दे रही है ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल दे रही है किसको, आम बैंकों को, और उनको क्या कर रही है, ब्याज दे रही है। तो ये सामान्य से क्या हो रहा है, उलट। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेपो रेट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। ये आम कंडीशन से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब फिर से समझते हैं, भारत सरकार को यदि 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल जारी करेगी, किसके बदले में, भारत सरकार के बदले में। ट्रेजरी बिल या तो बैंक खरीदेगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खरीदेगा। ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोनों जब इसको खरीदेंगे तो इनका पैसा 1000 करोड़ किसके पास चला जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस 1000 करोड़ पे उनको क्या देगी, ब्याज देगी, और जिस ब्याज दर से देगी उसी ब्याज दर को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। सामान्यतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ब्याज लेती है, और जब ये ब्याज दे रही है तो ये हो गया रिवर्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। सिंपल समझने वाली बात। अब दूसरी तरफ आते हैं। मान लो 1 साल के लिए इन्होंने क्या किया था, 1 साल के लिए ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा था। कितने रुपए लगाए थे आपने देखा, 1000 CR, 1000 करोड़ रुपए का 1 साल के लिए ट्रेजरी बॉन्ड इन लोगों ने क्या किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा था। पर इन्हें बॉन्ड क्या करना है, वापस करना है। कितने महीने में, 10 महीने, या 12 महीने से पहले। सीधी बात ये, कभी भी पूरा समय नहीं हुआ है 1 साल, उससे पहले उनको वो बॉन्ड वापस करना है। अब यदि वो बॉन्ड वापस करना है और मान लो शर्त ये हुई थी कि हम आपको क्या करेंगे, 10% ब्याज देंगे, जिसको हम रिवर्स रेपो रेट बोल रहे थे। ये जो रिवर्स रेपो रेट यहाँ आरबीआई ने तय की थी वो क्या कर दी थी, 10%। कि हम क्या कर देंगे, अगर आप साल भर तक हमारे पास आप 1000 करोड़ रुपए रहने दोगे तो हम आपको कितने ब्याज दर से देंगे, रिवर्स रेपो रेट जो कि हमने 10% तय की थी उससे ब्याज देंगे। पर इनको एक साल से पहले ही क्या चाहिए, पैसा वापस चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप समय से पहले पैसा वापस मांगेंगे तो हम इस रिवर्स रेपो रेट में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। आपको जितने प्रतिशत से ब्याज देने वाले थे उतने प्रतिशत से ब्याज नहीं देंगे, और उसमें कटौती करेंगे। उसमें क्या करेंगे, कटौती कर देंगे, उसमें कटौती कर देंगे। और जिस रेट से देंगे ब्याज, उसको फिर हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आई होगी। पहली वो ब्याज दर है जिस ब्याज दर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लोन उधार लेके उनको ब्याज देती है, और दूसरा वो रेट है कि बैंकों से जो लोन उधार लिया है अगर वो समय सीमा के भीतर ही, समय सीमा पूर्ण हुए बिना ही वापस मांगते हैं अपना पैसा, तो जिस ब्याज दर पे वो वापस देते हैं या कटौती करके वापस देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना। जो चीज आपने समझी पहली कौन कौन सी थी, ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी हुआ, कैसे कैसे हुआ, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। यानी आप दो चीज समझ गए, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। आपको ये दोनों ही चीज क्या करना है, याद रखना है। जब हम क्रेडिट पॉलिसी पढ़ेंगे या क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे या साख का नियंत्रण पढ़ेंगे तो आपको ये सब आवश्यक होगा। तो मैंने आपको ये 2 टॉपिक छोटे छोटे बता दिए, कौन कौन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 काम, एक नोट निर्गमन, दूसरा सरकार के लिए बैंक का काम करना। सरकार के लिए बैंक का काम करने में एक काम और आता है, पूरे भारत में सरकार के लिए पैसा उपलब्ध कराती, किसी भी राज्य में या कहीं भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर पैसा ट्रांसफर करके उपलब्ध कराती। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 काम थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट पॉलिसीज या मौद्रिक नीति कैसे बनती है,
और महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, या बाजार में पैसे की उपलब्धता को कैसे कम या ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है भारत सरकार के साथ मिलकर, और कैसे फॉरेन रिजर्व को क्या करती है, स्टॉक बना के रखती है, और क्यों इसे विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी कहा जाता है। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।